नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक ही हैं और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आपने अपनी जो सभी इधर उधर की बातें हैं उन सबको छोड़ दिया होगा और आप अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। आपको साल भर की जो आपने मेहनत की है उसका फल जो प्राप्त करना है बिल्कुल सही है बच्चों। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक में से रासायनिक विज्ञान वाला जो पार्ट है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ जो है लघुत्रात्मक प्रश्न और आपसे आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थों में टूटते हैं, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक बंधों का टूटना या बनना, ये ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण दीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण संतुलित रासायनिक समीकरणों के रूप में दे रखे हैं। आप चाहें तो उनमें से भी कोई भी उदाहरण जो आपको इजी लगता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जल का अपघटन और धातु की जल से प्रतिक्रिया। आप चाहें तो इन्हें भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और दोहरे विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जैसा कि आप जानते हैं, नाम से भी स्पष्ट है कि कोई भी जो 2 सरल पदार्थ होते हैं, जो सरल तत्व होते हैं, वो आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ये हो जाती है संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसमें कोई जटिल पदार्थ जो होता है वो 2 या अधिक भागों में टूट जाता है, इसे कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, तो ये हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। और दोहरे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो 2 विभिन्न लवण होते हैं उनके आयन्स आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, तो ये एक अभिक्रिया कहला जाती है दोहरे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धातु की विशेषताएं क्या हैं? तो ये प्रश्न बच्चों आपसे कई बार पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धातुओं की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं कि ये शुद्ध रूप में चमकदार होती हैं, ताप और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है और सामान्यतः यह कठोर और ठोस होती हैं पारे को छोड़कर। तो आपसे यहाँ ये क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। धातुओं के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम चांदी, सोना, लोहा, तांबा, कुछ भी जिंक, एल्यूमिनियम, कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अधातु की विशेषताएं क्या हैं? तो जो धातु की विशेषताएं हैं उसी के उल्टे, बिल्कुल उसी के विपरीत अधातुओं की विशेषताएं होती हैं कि ये चमकदार नहीं होती, ताप और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, गलनांक और क्वथनांक इनका कम होता है और ठोस के अलावा यह गैस और द्रव अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। उदाहरण लें यदि हम, तो सभी जो गैसें होती हैं वायुमंडल की, इसके अलावा कार्बन, फास्फोरस, ये सभी अधातुओं के उदाहरण कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लोहा और ताम्र में क्या अंतर है? तो लोहा Fe और ताम्र यानी कॉपर Cu दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन ताम्र का ताप और विद्युत चालकता लोहे से अधिक होती है। इसी प्रकार ताम्र का जो गलनांक होता है वो भी लोहे से कम होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के द्वारा हम लोहे और ताम्र में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं
कि कौन सी धातु जल से प्रतिक्रिया करती है। तो धातुएं तो अधिकतर जल से प्रतिक्रिया कर लेती हैं और जो हाइड्रोजन गैस है और संबंधित क्षार है वो बनाती हैं, पर जो तुरंत अभिक्रिया करती हैं ठंडे जल से ही वो है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों जैसे ही जल से अभिक्रिया करती हैं वैसे ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इनसे संबंधित जो क्षार हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH दोनों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों, कार्बन छठे नंबर पर आवर्त सारणी में छठे नंबर पर आने वाला तत्व है और इसमें सह संयोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। इस वजह से ये न सिर्फ स्वयं के परमाणुओं के साथ में बल्कि अन्य धातुओं और अधातुओं के साथ में भी संबंध बना करके, सहसंबंध बना करके और उनसे क्रिया करता है और बहुत सारी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसके विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इसके अणु बड़े और जटिल होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अन्य तत्वों के साथ इसमें विभिन्न बंधन बनाने की क्षमता होती है और ये ठोस रूप में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन के दो रूप कौन कौन से हैं। तो कार्बन के दो रूप हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड को हीरा भी कहा जा सकता है और हीरा जो होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण लें तो बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिखे हैं मिथेन CH4 और एथेन C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल क्या है। तो एल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने वे यौगिक हैं जिनमें एक या अधिक OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। मेथेनॉल CH3OH और एथेनॉल C2H5OH इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब है, प्लास्टिक बनाने में कार्बन का क्या उपयोग है। तो कार्बन से बने यौगिक और स्वयं कार्बन जो होता है वो प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। पॉलीथीन, इसका जो पॉलीथीन का निर्माण है C2H4 इसका एक उदाहरण है। अन्य प्रकार के बहुत सारे प्लास्टिक जो हैं वो भी कार्बन और कार्बन के यौगिकों से ही बनाए जाते हैं। पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है वो आप चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके रसायन विज्ञान वाले पार्ट में से आपसे पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए और दिमाग में समय समय पर इनका रिवीजन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।